Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 22nd of January 2021। तो 22 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है एंड जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट पार्ट से हमने स्टार्ट किया है। कुछ लोग को डाउट था कि क्या अगर वो अभी ज्वाइन करेंगे तो जो पिछले 5-6 लेक्चर हुए हैं तो वो देख सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हो। यू कैन सी द वीडियोस, पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आज का वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो आप उसको कई बार देख सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो जिसको ज्वाइन करना दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो एंड temsias.com/plan, यहाँ पे आप जा सकते हैं temsias.com/plan/। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हमारे जो सी सैट का कोर्स चल रहा है, इसके अलावा ये यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज का। शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके आंसर्स आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विरुंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजर्ड एनिमल हैबिटेशन। इनमें से कौन से इंडेंजर्ड एनिमल हैबिटेशन के लिए विरुंगा नेशनल पार्क फेमस है, आपको बताना। ऑप्शंस आर ए एशियन एलिफेंट्स, बी अफ्रीकन चीताज, सी माउंटेन गोरिल्ला या डी अफ्रीकन पेंगुइन। तो आपको बताना है कि किसके लिए फेमस है विरुंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अस्मी वेपन। अस्मी वेपन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ मिसाइल लॉन्चर इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय भारत डायनामिक्स। दूसरा कह रहा है 3D प्रिंटिंग प्रोसेस हैज बीन यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वेपन। तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है डेजर्ट नाइट 21 इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो डेजर्ट नाइट 21 एक बायलैटरल एक्सरसाइज इनमें से कौन सी कंट्रीज के बीच में है। ए रशिया, बी फ्रांस, सी मंगोलिया, डी सऊदी अरेबिया। क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करना। फ्रंट पेज की न्यूज़ जब खत्म हो जाएगी तो मैं उसके आंसर्स बता दूंगा, बट आपके अटेम्प्ट मुझे चाहिए, ठीक है ना। फिर आप लोग बोलते हो कि सर आप आंसर दे दिया करो, मैं सब कुछ दूंगा लेकिन आप अटेम्प्ट तो करो। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो फिर मैं आंसर क्यों दूंगा आपको, है ना। तो प्लीज डू ट्राई फ्रॉम योर दूंगा। तो न्यूज एनालिसिस में स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो है वो रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। सो रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिवर पे है। जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो इंपॉर्टेंट होता है कि रिवर कौन सी है। तो रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर पे, दिस इज ऑन द चेनाब रिवर। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्ट विच यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड। सेकेंड थिंग इज दैट इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जम्मू एंड कश्मीर J&K स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और दूसरा आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, ठीक है, NHPC। तो इन दोनों के बीच का ये जॉइंट कोलैबोरेशन है रेटले पावर प्रोजेक्ट। इसमें NHPC का जो शेयर है वो 49% है, एंड वहीं पे जो जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का शेयर है वो 51% रिस्पेक्टिवली। दोनों का शेयर ये है, ठीक है ना। अब हुआ क्या था बेसिकली, जब रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था तो उसका काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था किसने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने क्यों अपोज किया, पाकिस्तान ने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये उसका वायलेशन है, ठीक है ना। इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। तो इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन क्यों है, इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन इसलिए है क्योंकि इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो बोलती है कि जो ICJ रिवर्स है, यानी कि इंडस, चेनाब एंड झेलम जो रिवर है उसका पानी पाकिस्तान को जाएगा, ठीक है ना। ICJ का जो पानी है वो चेनाब पाकिस्तान को जाएगा, एंड वहीं पे ये जो सी है वो चेनाब है, एंड यहाँ पे चेनाब पे अगर ये डैम बनेगा तो इट्स अ वायलेशन ऑफ द ट्रीटी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि ICJ रिवर याद रखना, ICJ का जो पानी है वो जाता है पाकिस्तान में। इंडस वाटर ट्रीटी ये बोलती है कि ICJ का पानी आता है कहाँ पे, पाकिस्तान की तरफ जाता है, ठीक है ना। एंड ये रिवर्स कौन से कहलाते हैं, ये वेस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं। दीज आर नोन एज द वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है ना। तो दीज आर नोन एज द वेस्टर्न रिवर्स। हाँ, इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट और याद रखना कि इंडस वाटर ट्रीटी जो था वो 1960 की ट्रीटी है, और इसको ब्रोकर किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था। तो ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा। वेस्टर्न रिवर्स जो है वो ICJ है, इंडस, चेनाब एंड झेलम, उसका पानी जाता है आपका पाकिस्तान में। रेटले जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ जाता है, किसके ऊपर है, वो चेनाब के ऊपर। ये फैक्ट्स याद रखेगा। वर्ल्ड बैंक ने उसको ब्रोकर किया था, ये भी याद रखना है ना, वहां पे भी कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरी जो न्यूज़ है वो है द 1776 कमीशन। अब क्या है ये 1776 कमीशन, एक्चुअली अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि किससे रिलेटेड, तो याद रखिए ये अमेरिका में अभी रिसेंटली ये कमीशन बनाई गई थी अंडर द डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट, ठीक है ना।
और वहाँ पे चल रहा था 1619 प्रोजेक्ट, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा था 1619 प्रोजेक्ट, जिसके काउंटर में 1776 कमीशन बनाई गई थी, ठीक है ना। एंड इट वॉज 18 मेंबर कमीशन, 18 मेंबर कमीशन थे, एंड इट डिड नॉट इंक्लूड एनी हिस्टोरियंस, एंड इट कंप्राइज्ड ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस एंड एक्टिविस्ट। इस कमीशन में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट थे। एडवाइजरी कमीशन थी, एंड इसने अभी रिपोर्ट रिलीज की है ऑन मार्टिन लूथर किंग डे, मार्टिन लूथर किंग डे के दिन इसने रिपोर्ट रिलीज की है, यानी कि 18 जनवरी 2021 को रिपोर्ट रिलीज की है 1776 कमीशन ने, ठीक है ना। 1776 कमीशन बेसिकली कहना चाहिए रेसिज्म से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं या सिविल वॉर के टाइम के जो फैक्ट्स थे उनसे रिलेटेड ये इसने रिपोर्ट निकाली है। तो जो की फाइंडिंग्स है देखो, द कमीशन हैज आइडेंटिफाइड रेसिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एज मेजर चैलेंज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो मेजर चैलेंज जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो रेसिज्म है, प्रोग्रेसिविज्म है, और तीसरा क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, दीज आर द फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। एंड 1619 प्रोजेक्ट जो था, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 4 सेंचुरीज, ठीक है ना। एंड 1619 प्रोजेक्ट जो है वो आपका पास्ट 4 सेंचुरीज का अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री का पूरा एक संग्रह है, कहना चाहिए। It explores the contribution of black community towards nation building. It covers the period between the era of slavery and modern times. तो slavery से लेकर के modern times के बीच की पूरी जानकारी जो है वो इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। तो 1619 प्रोजेक्ट और 1776 प्रोजेक्ट दोनों आप याद रखिएगा। तीसरी जो न्यूज आपको लिखनी है वो है अबेल 370, ABELL 370। आबेल मत याद रखना इसको, अबेल 370 याद रखिएगा, ठीक है ना। आबेल भी याद रखो तो भी स्पेलिंग तो सही लिखना, ABELL। अबेल 370 प्रोजेक्ट क्या है ये अबेल 370 प्रोजेक्ट? इट्स अ गैलेक्सी क्लस्टर लोकेटेड 4 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो याद रखिएगा ये गैलेक्सी क्लस्टर है जिसको अभी नासा ने जिसकी इमेजेस रिलीज की हैं। एक्चुअली न्यूज में क्या होता है, क्योंकि नासा ने इसकी इमेजेस रिलीज की हैं। अबेल 370 की गैलेक्सी क्लस्टर है विच इज लोकेटेड 4 बिलियन लाइट ईयर्स away from the earth. Now the galaxy cluster is located in the constellation called Cetus. जिस constellation में लाई करता है वो है Cetus, ठीक है ना। So that is the thing which you should remember, Cetus याद रखिएगा। The core of Abell 370 is made up of more than 100 galaxies. जो core है Abell का that is made up of more than 100 galaxies, and the galaxy was catalogued by George Abell and therefore the name Abell was given to it, ठीक है ना। तो इसको जो कैटलॉग किया था वो जॉर्ज एबेल ने किया था, इसीलिए इसका जो नाम है वो अबेल 370 रखा गया है। एंड इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक ये चीज़ है कि इसको पता कैसे लगाया गया। तो 2002 में इसका पता लगाया गया यूजिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग। याद रखिएगा इस टेक्निक को भी, किस टेक्निक से पता लगाया गया? ग्रेविटेशनल लेंसिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट। 2002 में पता चला ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग मतलब क्या होता है कि जब लाइट एमिट करती है कोई गैलेक्सी जो डिस्टेंस में हो, अगर वो लाइट एमिट कर रही है गैलेक्सी, सो व्हाट इज हैपेंड, इट पासेस थ्रू मैसिव ऑब्जेक्ट्स। बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से वो पास होती है। ऑब्वियस सी बात है अगर कोई गैलेक्सी लाइट एमिट करेगी तो वो बहुत सारे मैसिव ऑब्जेक्ट से पास होगी। उसके बाद क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल पुल होगा फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट। अब इन ऑब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल तो होगा। इनफैक्ट जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि Gm1 m2/r² होता है, तो अगर मास बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। तो वही होगा कि ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता जाएगा। जब ये ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो इससे लाइट क्या होगी, डिस्टॉर्ट या बेंड होगी। तो लाइट क्या होने लगेगी, डिस्टॉर्ट या बेंड होने लगेगी। तो इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और यही टेक्निक का यूज करके 2002 में पता लगाया गया अबेल 370 के बारे में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द 3 टॉपिक्स जो हमने बताया यहाँ पे। पहला मैंने आपको बताया क्या, पहला बताया आपको रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दूसरा मैंने आपको 1776 कमीशन के बारे में बताया, 1619 प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और अबेल 370 के बारे में। तो ये 4 चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम।
Now 5 die in the Serum Institute fire, वैक्सीन फैसिलिटी सेफ। तो इसमें 5 कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स थे जो कि विक्टिम बने बिकॉज ऑफ द फायर दैट वाज देयर इन द सीरम इंस्टीट्यूट फैसिलिटी इन पुणे, ठीक है ना। तो वहाँ पे फायर हुआ और इसमें उसकी 5 कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स थे जिनकी जान चली गई, है ना। लेकिन वही है कि हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पे बोल रहे थे कि द फायर हैज़ नॉट कॉज्ड एनी हार्म टू द कोविशील्ड वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी। तो ठीक है, ऐसे टाइम पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए, पहले तो उनकी भी जानें उतनी ही मैटर करती है ना। देयर लाइफ्स मैटर इक्वली, ऐसा नहीं कि उनकी कम लाइफ मैटर करती है। फार्मर्स रिजेक्ट प्रपोजल टू सस्पेंड लॉज फॉर 18 मंथ। फार्मर्स ने क्लियर कर दिया कि लॉज को 18 मंथ से आप ये मत करो, आप तो इनको रिपील करो, तभी हम कोई बात मानेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट स्टॉप द प्रोटेस्ट एंड ऑल। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या स्टैंड है फार्मर्स का, क्या स्टैंड है गवर्नमेंट का, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है जिसको कि डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जो ये एडिटोरियल सेक्शन में जो पहला एडिटोरियल है वो है डिफेंडिंग लिबर्टी अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन। डिफेंडिंग लिबर्टी अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे एक्चुअली ऑथर ने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे जो टर्म समझाया वो है सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, जिसको कि हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है ना। तो यहाँ पे सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन क्या होता है? द एप्लीकेशन एप्लीकेबल लीगल स्टैंडर्ड इज दैट वाइल द पुलिस एंड प्रोसिक्यूटर्स इन कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन एंजॉय वास्ट डिस्क्रिशन डिसाइडिंग हु दे में परस्यू एंड हु दे में स्पेयर। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन, है ना, लोक अभियोजन, तो पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन जो है उन दोनों के पास एक बहुत बड़ा विल रहता है कि वो किसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो एटीट्यूड रहता है कि बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आपने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को ध्यान में नहीं दिया, बल्कि आपने पर्सन स्पेसिफिक प्रोसिक्यूशन किया कि ठीक है तुम किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो तो तुमको प्रोसिक्यूट करेंगे, बट तुम किसी और पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो तो हम आपको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एटीट्यूड होता है, ये जो बायस होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रेस, रिलीजन या इवन द स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सन, कि बहुत बड़ा आदमी है तो भाई उसको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, थोड़ा गरीब है उसको प्रोसिक्यूट करेंगे। तो दिस सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन सर्टेन वेरिएबल्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। एंड सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन में ये मैटर नहीं करता है कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन अगर किसी व्यक्ति का हो रहा है तो ये चीज तो फिर मैटर ही नहीं करती कि वो व्यक्ति गिल्टी है या नहीं। गिल्टी है तो भी वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं किए गए। दिस इज द थिंग एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ जो है वो वहां पे उस व्यक्ति यहाँ पे देखो लिखा है ऑथर ने, द एक्यूज्ड शुड नॉट बी सेलेक्टेड आइदर एक्सप्लिसिटली और कोवर्टली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स। आपको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स में एक्यूज को नहीं सेलेक्ट करना है। द इलीगल सिलेक्शन ऑफ एक्यूज्ड बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। जब आप किसी व्यक्ति का सिलेक्शन इसलिए करते हो, किसी ऐसे उसके थ्रू करते हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर मना किया है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स एंड रिलीजन, लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करते समय कास्ट, रेस, सेक्स एंड रिलीजन के बेसिस पे ही उसको सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है ये पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, चलो उसको प्रोसिक्यूट कर देते हैं ना, क्योंकि ये तो प्रोसिक्यूटर का है जजमेंट है ना, और पुलिस का जजमेंट है कि किसकी चार्जशीट फाइल करनी है, किसकी नहीं करनी है, कब करनी, कब नहीं करनी है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा और डिस्कस किया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस डिस्कशन द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स वी आर कन्फ्रंटिंग इन इंडिया इज द पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन ऑफ द एक्यूज्ड। अब देखो इंडिया में एक जो बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन होता है, सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, वो है उस व्यक्ति का पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन, मतलब वो व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है या किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अपनी वो रखता है। जैसे अर्णव गोस्वामी थे, अर्णव गोस्वामी जो है वो बहुत जल्दी छूट गए, उनके लिए जस्टिस ने बोला कि भाई लॉस ऑफ लिबर्टी इवन फॉर अ डे इज अ डे टू मेनी,
ये चीज़ उन्होंने बोल दी। बट वहीं पे मैंने आपको 3 दिन पहले के ही आर्टिकल में बताया था कि जो अर्बन नक्सल्स के नाम पे जो लोग अरेस्ट हुए हैं बिना उनकी कार्रवाई शुरू किए उनको 2-2 महीने से 3-3 महीने से जेल में रखा गया है। तब सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं बोल रही है कि लॉस ऑफ लिबर्टी फॉर अ डे इज अ डे टू मेनी, बट वहीं अर्णब गोस्वामी जब जाते हैं जेल में तो शाम तक ही जजमेंट आ जाता है कि नहीं नहीं बिल्कुल, अगर अब नहीं सुप्रीम कोर्ट आया तो फिर कब आएगा। ये सब चीज़ें वहाँ पे शुरू हो गई। तो दैट इज द थिंग कि यहाँ पे व्यक्ति का पॉलिटिकल एफिलिएशन बहुत मैटर कर रहा है इंडिया में। एंड ये जो चीज़ है दिस इज नोन एज यू सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। यही तो सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन है कि किसी एक व्यक्ति के लिए एक दूसरा स्टैंडर्ड, किसी स्टैंडर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा व्यक्ति गिल्टी था कौन सा नहीं था, है ना। दिस इज नॉट द थिंग कि मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति गिल्टी नहीं था और छूट गया और नहीं छूटा, और वो व्यक्ति गिल्टी था इसलिए छूट गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन प्रोसिक्यूशन भी इक्वली होना चाहिए। जो व्यक्ति हैं उनको सेम स्टैंडर्ड से ही ट्रीट करना चाहिए। हो सकता है कि अर्णब गोस्वामी बिल्कुल निर्दोष हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रोसिक्यूट करने के स्टैंडर्ड्स हैं वो दोनों के लिए सेम होने चाहिए। क्योंकि जब तक वो पूरा जजमेंट जुडिशरी नहीं देता है तब तक आप नहीं कह सकते कि कौन कन्विक्ट है कौन बिल्कुल निर्दोष है। तो दैट इज वाई द सेम प्रिंसिपल शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीवन। एंड यहाँ पे भी अगर आप सेलेक्टिवली प्रोसिक्यूट करते हो तो इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 विच गारंटीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। व्यक्ति को नहीं देखता है लॉ सुप्रीम होता है, व्यक्ति सुप्रीम नहीं होता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल, है ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्राइवेसी एंड सर्विलांस को। तो ये प्राइवेसी एंड सर्विलांस अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज करने वाला था, प्राइवेसी पॉलिसी, उसका बहुत ह्यू एंड क्राई मचा। एंड इसके बाद कई लोगों ने डिलीट करना शुरू कर दिया ऐप। तो भाई व्हाट्सएप ने खुद में ही स्टेटस लगा लिया। मतलब आयरनी देखो कि व्हाट्सएप ने अपने ही ऐप में व्हाट्सएप का ही स्टेटस डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें भी होने लगी। तो क्या है ये प्राइवेसी का इशू एंड प्राइवेसी के इशू से लड़ने के लिए इंडिया ने क्या किया है क्या नहीं किया, देखते हैं थोड़ा। कि एक दूसरा ऐप आया, सिग्नल ऐप आया ऐप स्टोर में, और इंडियंस तो पता ही है आपको कि कोई भी नई चीज़ आते हैं तो तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लिया। अब देखो इशू क्या था, इशू ये था कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, ठीक है। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है फेसबुक। हो क्या रहा है कि ये जो कंपनीज हैं, व्हाट्सएप ने जो डेटा एग्रीगेट किया वो अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसमिट कर रहा है। इंस्टाग्राम ने जो डेटा लिया वो उसने उस डेटा फेसबुक को देता जा रहा है। इससे होता क्या है कि जो सिक्योर पेमेंट टूल्स हैं, जो एड्स हैं, सारे एप्लीकेशंस में इंटर यूज होने लगे हैं, है ना। और ये एक तरफ से डेटा जो ट्रांसमिशन है ये भी तो आपकी प्राइवेसी का ही वॉयलेशन है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति सिर्फ इंस्टाग्राम में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता फेसबुक में, तो भी उसका डेटा इंस्टाग्राम फेसबुक को ट्रांसफर कर देगा। कोई व्यक्ति सिर्फ व्हाट्सएप पे रहना चाहता है, वो नहीं रहना चाहता फेसबुक में, फेसबुक के पास चला जाएगा। तो बेसिकली यही इशू यहाँ पर आ रहा है, जो कि इस तरीके से आपकी प्राइवेसी वॉयलेट या ये सब चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक का जो रेवेन्यू मॉडल है, इट यूजेस डेटा ऑन इट्स प्लेटफॉर्म टू अलाउ एडवर्टाइजर्स टू टारगेट एड्स टुवर्ड्स द यूजर्स, है ना। तो दिस एल्गोरिदम वुड बेनिफिट फ्रॉम द व्हाट्सएप डेटा एज वेल। तो वही वाली बात है कि जो एड्स और इसका एल्गोरिदम है उसमें भी यूज ले लेते हैं लोग उस डेटा का, जो डेटा इनको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से मिलता है, ठीक है ना। ईयू में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे डाटा जो प्रोटेक्शन लॉ है ना, यहाँ पे जो ईयू है यानी कि यूरोपियन यूनियन है, वहां पे जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट है। उनको याद रखिएगा GDPR बोलते हैं, ठीक है ना, GDPR ये रखिएगा कि यहाँ पे जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स बोला जाता है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। तो ये है ईयू के रूल्स। अगर आपको GDPR कभी लिखा मिल जाए और आपसे पूछे कि कहाँ के प्रोटेक्शन रूल्स हैं या वो सारे रूल्स हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं एंड ये ईयू पे एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया गया था, याद होगा आपको 2018 में KS पुट्टुस्वामी का जजमेंट आता है राइट टू प्राइवेसी वाला आधार के टाइम पे। उसके बाद एक बिल बनाया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ BN श्रीकृष्णा कमेटी। तो श्रीकृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक बिल बनाया जाता है जिसमें कि डेटा लोकलाइजेशन की बात की जाती है। डेटा लोकलाइजेशन की बात क्या होती है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि
गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको लोकल सर्वर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जितना भी डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो आपको लोकली उसकी कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब फॉरेन लैंड में नहीं, लोकली उसकी कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। डेटा आपके जो सर्वर रहेंगे वो यहाँ रहेंगे, गाइडेड बाय द इंडियन लॉ। लेकिन ऑथर कह रहा है कि उससे दूसरा एक इशू होता है, उससे इशू ये हो जाता है कि अब वो डेटा फिर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा डायरेक्टली, है ना, तो वो डेटा भी तो कहीं ना कहीं लीक होगा ही, गवर्नमेंट के बिल्कुल अधीन हो जाएगा, है ना। तो क्या वो भी सही रहेगा या नहीं, ये बिल्कुल सिंपल बात है कि क्या वो सही रहेगा कि नहीं। एंड कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं इस बिल में वो यूरोप के जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है उससे मैच करते हैं, है ना। लेकिन और हमको स्ट्रॉन्गर चेक्स चाहिए ऑन द स्टेट सर्विलांस। स्टेट सर्विलांस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि हम ठीक है वहाँ से तो बच जाए, आसमान से गिरें लेकिन खजूर पर अटक जाए, है ना। तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पे तो अपने लॉ अपने प्राइवेसी को बचा रहे हैं लेकिन कहीं पे हम फिर स्टेट सर्विलांस का शिकार हो जाए, है ना। फिर भी लगा था कि जैसे ही आप अपने घर में घुसे, लाइट जलाई, देखा तो हंसते हुए रविशंकर प्रसाद हंस रहे हैं, टाटा कर रहे हैं आपसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। दिस शुड नॉट हैपन। आगे देखते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो है आर कोर्ट्स इंक्रोचिंग ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्या कोर्ट्स पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव को इंक्रोच कर रहे हैं? तो ये जो टर्म है वैसे इसके लिए एक सिंपल टर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवर रीच बोलते हैं, जुडिशियल ओवर रीच बोलते हैं उसको। मतलब जुडिशरी जो है जब वो अपनी पावर से बढ़ करके काम करने लगे, जैसे जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम यह है कि जस्टिस प्रोवाइड करना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ को चेक करना, ये सारी उसकी चीज़ें। लेकिन लॉ बनाना या लॉ किस तरीके से बनेगा इसको चेक करना उसका काम नहीं है। लेकिन आजकल रिसेंटली देखा जा रहा है कि ये काम भी वो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्या, देखो 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे ये बेसिकली सवाल पूछ रहे हैं फार्म लॉ से रिलेटेड, तो फार्म लॉज में उन्होंने स्टे लगा दिया। तो पहला सवाल तो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ पे ऐसे स्टे लगा दे? बिल्कुल है, याद रखना इस चीज़ को कि सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल पावर है कि वो किसी भी लॉ पे स्टे लगा दे। लेकिन जो स्टे लगेगा उसके लिए उसको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, एंड वो रीजनिंग जो है वो दैट शुड बी बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दैट लॉ। ऐसा नहीं बोल सकता कि इसमें फीलिंग हर्ट हो रही है, जैसे कि इस बार उन्होंने फार्म लॉज के केस में बोला। फार्म लॉज के केस में उन्होंने कहा कि फार्मर्स की फीलिंग हर्ट हो गई है, उसको ठीक करने के लिए हम स्टे लगा रहे हैं। तो आप किसी की फीलिंग को हर्ट होकर बचाने से के लिए स्टे नहीं लगाते हो, आप स्टे लगाते हो अगर लॉ आपका वैलिड नहीं है, आप स्टे लगाते हो कि लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, या आपका लॉ किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के वो फॉलो नहीं किया है ना। ये सारी चीजें चेक करनी होती हैं अगर लॉ की वैलिडिटी को चेक करना है। लेकिन ये बोलना है कि किसी की फीलिंग हर्ट हो गई है, अब मैं बोलूं कि अगर कोई चोर है तो उसको सजा मत दो क्योंकि उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी, तो ये थोड़ी कोई लॉजिक रहेगा। अगर कोई चोर है तो आप बोल सकते हो कि भाई लीगली इसने इस धारा का वो किया है, 355, 396 इनको सबको वायोलेट किया है ना। किसी ने रेप किया है तो उसने 376 को वायोलेट किया है ना। किसी के कुत्ते ने किसी को काट दिया तो उसने 289 को वायोलेट किया। तो आप बिल्कुल ये बोल सकते हो कि इसने वायोलेशन किया इसलिए हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये बोलना कि नहीं भाई हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी, तो दैट इज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट दैट शुड बी गिवन बाय सच अ सुप्रीम अथॉरिटी लाइक जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट। ये लॉजिक वहाँ पे फिर लागू नहीं पड़ता है। तो वही वाली बात है, ऑथर ने कही कि बाकी जो केसेस हैं जब वो स्टे लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे लगा रहे हैं। बट इस बार फार्म लॉज के केस में जैसा उन्होंने किया तो दैट शुड हैव बीन बेस्ड अपॉन सम वैलिड प्रिंसिपल, सम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना। वहीं पे ऑथर ने कहा कि जैसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें इतनी अर्जेंसी नहीं दिखाता है सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट जैसे अभी लव जिहाद वाले ये सब चीज़ें केस चल रहे हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, तो ऐसे में इतनी अर्जेंसी नहीं दिखाएगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब फार्म लॉज और इसकी बात है जहाँ पे आपके पास कोई वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट भी नहीं है, वहाँ पे अर्जेंसी के साथ आ जाता है। तो दैट शुड ऑल्सो बी बेस्ड अपॉन सम वैलिड प्रिंसिपल्स। यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बात की है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनका हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। चाइना डिफेंड्स न्यू विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। अब अभी रिसेंटली एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आई थी, अगर आपको याद हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक गांव बना लिया है चाइना ने। बिल्कुल सही बात है, मैं तो फोटो आज देखा मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो भी दिखाता हूँ। एंड चाइना ने कहा है कि वो जो एरिया है वो कभी अरुणाचल प्रदेश था ही नहीं। दे हैव नेवर रिकॉग्नाइज्ड दैट एरिया एज अरुणाचल प्रदेश। उस एरिया को हमेशा वो अपना ही मानते हैं। इंडिया का ये कहना है कि 1959 से वहां पे कैप्चर किया हुआ है चाइनीज ने, 1959 से ही वहां पे कैप्चर किया हुआ है ना। अब वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं ना।
वही वाली बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ये विलेज बनाया है ये नवंबर 2019 से लेकर के नवंबर 2020 के बीच में स्टैब्लिश किया है पूरा विलेज उन्होंने, ठीक है ना। और एलएसी के इस जैसे ये बीच में अगर एलएसी है तो एलएसी के इधर चाइना है, दिस साइड इज चाइना, दिस साइड इज इंडिया, तो यहाँ पे लगभग 4.5 किलोमीटर अंदर यहाँ पे ये विलेज बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम रीजन है जिसको अक्वायर किया उन्होंने। और ये जो है दैट इज बियॉन्ड द बॉर्डर सेपरेटिंग अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत ऑन द बैंक्स ऑफ सारी चू रिवर। जो रिवर है वो याद रखेगा नाम, सारी चू रिवर इज द नेम, TSARICHU रिवर इन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर है। और इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि भैया आज तुम तो आज जान रहे हो, हम तो 1959 से ही जान रहे थे। तो इंडियंस का कहना है कि हाँ हाँ हमको पता है, ठीक है ना, 1959 से ही किया है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये इंडियंस का कहना है। चाइना ने वही कहा है कि भैया हमारी तो क्लियर पोजीशन है वो चाइना ही है। उनका ये कहना है कि उसको हम साउथ तिब्बत बोलते हैं, यानी कि उसको हम जांगनान बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे आप रांझणा कहते हैं ना वैसे जांगनान बोलते हैं लोग वहाँ पे, तो जांगनान इसको बोलते हैं दिस रीजन को। चाइनीज कॉल दिस रीजन है जांगनान। एंड ये सदर्न तिब्बत वाला पार्ट वो बोलते हैं। देखो हमको भी कुछ करना चाहिए, हमको तो पहले तो अपना रीजन क्लियर कट हमको ले लेना चाहिए, हमको बोलना चाहिए भैया अरुणाचल प्रदेश था वो जांगनान और ये सब नहीं है ना। और मैं थोड़ा सा आपको इसकी फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू द फोटोग्राफ फॉर दिस। ये देखो, दिस इज द फोटोग्राफ। और ये एलएसी वाला पार्ट है, दिस इज द एलएसी वाला पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये एलएसी है ये, और ये चाइना है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखो, ये लोकेशन ऑफ द विलेज इज दिस, लगभग 4.5 किलोमीटर ये अंदर बना है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द विलेज। और ये सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, सर्वे ऑफ इंडिया का ये मैप है जिसका यूज किया गया है। एंड एनडीटीवी ने बताया कि दिस इज द लोकेशन ऑफ द विलेज, न्यू विलेज। एंड एक और फोटोग्राफ था जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि ये देखो, यहाँ पे अगस्त 2019 में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, और यहाँ पे देखो नवंबर 2020 में देखो कितना कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर लिया दिस रीजन। दीज आर द 2 सैटेलाइट इमेजेस जो कि दिखाई है, एंड दिस इज द लोकेशन। एंड ये अरुणाचल प्रदेश में जिसको जांगनान बोलते हैं, सदर्न तिब्बत बोलते हैं। सो दिस इज अ बिग थिंग, ऐसा नहीं है ना कि ये छोटी बात नहीं है, दिस इज अ बिग थिंग। एंड ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो विलेज है ये एक दूसरे विलेज से भी दूर है जिसको यूमाई विलेज बोलते हैं, याद रखिएगा। यूमाई विलेज भी चाइना ने बनाया था, एंड ये चाइना का ही है, 30 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है यूमाई विलेज। द नेम ऑफ द विलेज इज यूमाई विलेज। तो ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा, है ना। एंड द साइट ऑफ to where China had attacked an Assam Rifles post in 1959। 1959 में चाइना ने यहाँ पे असम राइफल्स की पोस्ट पर अटैक किया था, उसको बोलते हैं लॉन्गजू इंसिडेंट। लॉन्गजू इंसिडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गजू इंसिडेंट क्या है, तो 1959 में चाइना ने असम राइफल्स की पोस्ट पर अरुणाचल प्रदेश में अटैक किया था। याद रखिएगा, चाइना ने 1959 में असम राइफल्स की एक पोस्ट पर अटैक किया था जिसको हम बोलते हैं लॉन्गजू इंसिडेंट, लॉन्गजू इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। इंडिया टू क्लियर वैक्सीन एक्सपोर्ट्स टू ब्राजील टुडे। इंडिया जो है वो आज ब्राजील को वैक्सीन भेज देगा, है ना। एंड ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर का इतनी बार फोन आ गया है ना, इतनी बार उन्होंने फोन कर डाला कि क्या बताएं, है ना। वो दिया उन्होंने। और यहीं पे नेपाल बांग्लादेश ने थैंक यू बोला है कि ठीक है आपने हमको वैक्सीन प्रोवाइड की। वैसे हम क्योंकि हमारे काम तो ऐसे नहीं है, लक्षण तो उनके ख़राब चल रहे थे। नेपाल ने भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच दिखाई थी, लेकिन ठीक है, ह्यूमैनिटी अपनी जगह है, तो हमने उनका भला किया, अच्छी बात है ये, दिस इज़ अ गुड थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। ताइवान इनवाइटेड टू द इनॉग्रेशन इन अ रेयर शिफ्ट। तो अब यहाँ पे जो बाइडन ने ताइवान के उनको इनवाइट किया, तो दैट वाज अ गुड थिंग, है ना। एंड वैसे ये है कि वाशिंगटन ने 1979 में जब बीजिंग को रिकॉग्नाइज किया था वन चाइना प्रिंसिपल के अंतर्गत, तो उसके बाद से अभी तक किसी ने इनवाइट नहीं किया था। तो बस जो बाइडन ने ये जो शिफ्ट किया ये मुझे तो अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद डोनाल्ड डक जैसी स्थिति ना हो जाए कि चाइना को फिर से लेवरेज इतना मिलने लगे और चाइना फिर से पावरफुल हो जाए। लेकिन ठीक है, जो बाइडन ने भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा ही काम किया, डोनाल्ड डक जैसा काम नहीं किया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी।
सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. न्यूज एनालिसिस पार्ट खत्म होता है. आंसर्स, लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आज टुडे, जो आज क्वेश्चन पूछे हैं. पहला पूछा था विरुंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच इंडेंजर्ड एनिमल हैबिटेशन. तो ये फेमस है माउंटेन गोरिल्ला के लिए. याद रखिएगा, माउंटेन गोरिल्ला के लिए फेमस है. आप मुझे लोकेशन बताइएगा कि विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है. दूसरा सवाल पूछा था अस्मी वेपन के लिए. तो अस्मी वेपन ने पहला स्टेटमेंट गलत है. डीआरडीओ की पुणे फैसिलिटी ने इसको बनाया है. इट्स नॉट सम मिसाइल लॉन्चर. ये 9mm पिस्टल वो है ना, मिसाइल लॉन्चर नहीं है. 3D प्रिंटिंग सही है, ठीक है ना. दूसरा है डेजर्ट नाइट 21 किसके है. तो इंडिया और फ्रांस के बीच में है. तो दीज आर द आंसर्स फॉर टुडेज क्वेश्चंस. आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, है ना. एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या जल्दी से क्या क्या चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई. सबसे पहले मैं आपको पढ़ाया रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसमें मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और आपका NHPC के बीच का है. NHPC 49%, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 51%, ठीक है, चेनाब रिवर पे. इसी मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में बता दिया. 1776 कमीशन के बारे में बताया. 1619 प्रोजेक्ट के बारे में बताया, सिविल राइट्स और रेसिज्म के बारे में. अबेल 370 के बारे में बताया, जो कि एक गैलेक्सी क्लस्टर है ना. और फिर उसके बाद मैंने आपको फार्म लॉस के बारे में थोड़ा बताया. फिर सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन अच्छे से समझाया मैंने आपको. सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन एडिटोरियल में आया था. एंड आपको डाटा लोकलाइजेशन के बारे में बताया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या एग्जीक्यूटिव पावर की ओवर ब्रीच कर रहा है, तो वो बताया. एंड चाइना ने जो नया विलेज अरुणाचल प्रदेश के रीजन बनाया है ना, जांगनान वाले प्रोविंस में, जो उनको जांगनान बोलते हैं, वहाँ पे मैंने उसकी बात की, ठीक है. इसके बाद हमने डिस्कस किया ताइवान को इनवाइट किया गया है. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ